नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक मुलाकात हमारे इस कार्यक्रम में आज आपकी मुलाकात हम करा रहे हैं प्रदेश की प्रमुख समाजशास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर ज्योति सिडाना से। नमस्कार ज्योति जी। नमस्कार सर। डॉक्टर ज्योति सिडाना पिछले 2 दशक से अधिक समय से राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन कर रही हैं समाजशास्त्र विभाग में। वर्तमान में आप कोटा के गर्ल्स पीजी कॉलेज में अध्यापन कर रही हैं। समाजशास्त्र के क्षेत्र में आपने पिछले 2 दशक में शोध अनुसंधान के माध्यम से अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। आपके शोध पत्र देश के अनेक प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के साथ साथ जो हमारे मुख्य धारा के दैनिक अखबार हैं, इनमें भी आप नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। इसके अतिरिक्त आपकी कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपने सहभागिता की है। लेकिन एक शिक्षक के साथ साथ आपने मनोवैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी देश के अनेक युवाओं की सेवा की है, उन्हें गाइडेंस दी है। एक शिक्षक और सलाहकार के रूप में आपने उन्हें अपने जीवन में कहीं ना कहीं उस आस्था और विश्वास की पुनर्स्थापना के लिए दिशाबोध दिया है। वस्तुतः आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं उससे देश के बहुसंख्यक युवा सीधे प्रभावित है। यूं जीवन में तनाव कैसे नहीं होता है। मुझे लगता है वो छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तभी से किसी न किसी तरह से वो अलग अलग तरह के तनावों से जूझता है। कुछ तनाव क्रिएटिविटी की ओर ले जाते हैं तो कुछ तनाव हमें जीवन में हतोत्साहित करते हैं। तो हम चर्चा की शुरुआत करें इसके पहले थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर ज्योति सिडाना से कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान इन विषयों के प्रति उनका रुझान किस तरह से हुआ, कैसे उन्होंने इन विषयों में पढ़ाई की और दक्षता हासिल की। जी थैंक यू सर। आज का विषय वाकई में बहुत बहुत कहना चाहिए मेरे दिल के करीब है और बहुत रेलिवेंट भी है, प्रासंगिक है और इसमें कोई शक नहीं। आप हमेशा ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो आज के दौर के लिए बहुत महत्व रखते हैं। सर जैसे आपने सवाल किया, मैंने सबसे पहले तो मनोविज्ञान में एमए किया था। मनोविज्ञान में 12वीं क्लास से पढ़ती आ रही हूँ। तो मनोविज्ञान में मेरा जो टीचर थे 12वीं क्लास में 10th में, वो मुझे हमेशा कहते थे, क्योंकि मैं बहुत शाई नेचर की थी, थोड़ा सा गुमसुम रहती थी, मुझे आता सब कुछ था लेकिन बोलने में डरती थी, तो मेरे में कुछ कम्युनिकेशन स्किल मान लीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल मान लीजिए, वो बहुत कम होता था। तो धीरे धीरे जो मेरे टीचर्स थे 10th क्लास के, और खास से वो संस्कृत की टीचर थी, और उन्होंने मुझे कहा कि ज्योति तुमको साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। साइकोलॉजी जो है वो आपके मन को और आपके व्यवहार को समझने में बहुत मदद करेगा। फिर मैंने 11th से साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में लिया और ऐसे ही करते हुए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन उसके बाद भी जब मैं बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने लगती थी, व्यक्ति लोगों को पहचानने में, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि लोगों को पढ़ने में मदद करती है, आप लोगों को समझ सकते हैं मनोविज्ञान के द्वारा, लोगों के व्यवहार को। लेकिन मुझे ऐसा बहुत अधूरा सा लगता था। तब मैं एक और टीचर से मिली, उन्होंने कहा कि तुम्हारा साइकोलॉजी का जो ज्ञान है वो तब तुम इम्प्लीमेंट कर पाओगी सोसाइटी में जब तुम सोशियोलॉजी भी पढ़ लोगी। तो तब मैंने सोशियोलॉजी में भी एमए किया, यानी मैंने साइको के बाद सोशियोलॉजी में भी किया। तब जाके मैं वाकई में समझ पाई, क्योंकि मनोविज्ञान जो है व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है, उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट, उसके पॉलिटिकल, उसके धार्मिक, उसके सभी चीजों का। तब जाके मेरे को लगा कि हाँ, अब मैं जो हूँ एक बैलेंस स्टडी कर सकती हूँ, व्यक्ति और समाज को के जो आपस में व्यवहार संबंध है उनको समझ सकती हूँ। इसलिए मैंने दोनों विषय चुने। तो आपने एक तरह से समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों के उन अंतर संबंधों को पहचानते हुए जी दोनों विषयों में विशिष्टता हासिल की। जी। लेकिन जब आपने व्यक्ति के उन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसके व्यवहार को समझने की कोशिश की और साथ ही जिस सामाजिक परिवेश में वो रह रहे हैं उसे भी आपने समझा, तो फिर ये कैसे निर्णय किया कि मुझे शिक्षण की ओर बढ़ना है? क्यों नहीं शुरू में ही आपने एक मनोवैज्ञानिक या समाजशास्त्री के रूप में, एक सलाहकार की भूमिका के रूप में इस प्रकार के केंद्र के माध्यम से
शिक्षण आकर के इस तरह की सेवा करनी है या कार्य करना है? सर बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक्चुअल में मैंने सही बताऊं तो मैंने कभी टीचिंग की तरफ आने का नहीं सोचा था। आपने सही कहा। मैंने चूंकि साइकोलॉजी में मैंने हाईएस्ट स्कोर किया था अपनी यूनिवर्सिटी में जब मैंने एमए किया था यूपी में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से, तो मुझे वहां गाइड किया गया कि आप जो है निमहंस, जो बेंगलोर में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जहां साइकोलॉजी में बहुत आगे रिसर्च की जाती है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको वहां जाना चाहिए। और मैं वहां जाना भी चाहती थी, मैंने फॉर्म भी भरा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि बीच में मुझे ऐसा कुछ फैमिली क्राइसिस ऐसे हो गए घर में। उसके बाद मैंने जब सोशियोलॉजी में भी अध्ययन किया तो मुझे लगा नहीं, साइकोलॉजी से, या जब मैं काउंसलर का शायद भूमिका निभाती केवल, तो मैं समाज के बहुत अनछुए पहलुओं को, बहुत ऐसे पहलुओं को नहीं छू पाती, शायद बहुत ऐसे पहलू टच रह जाते। क्योंकि जब सर आप टीचिंग करते हैं ना, और खासतौर से आप कोई पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे सवाल आपके भी जहन में आते हैं। आपका विद्यार्थी जब आपसे इंटरेक्शन करता है तो बहुत सारे सवाल खड़े करता है, तो शायद व्यक्ति के व्यवहार को समझने में और समाज को समझने में मुझे लगता है और मदद मिलती है। तो मुझे लगा टीचिंग बेस्ट प्रोफेशन था, ये मेरी बेस्ट डिसीजन था, सही डिसीजन मैंने लिया और मैं इस तरफ आई। इससे मैं आज तक बहुत खुश हूँ कि मैं इसमें आई। एक शिक्षक के रूप में युवाओं के साथ आपका सीधा जुड़ाव रहा जी। और कहीं एक शिक्षक के रूप में, मित्र के रूप में, परिजन के रूप में हमें भी एक मौका मिलता है विद्यार्थियों को मार्गदर्शन उनको देने का, उनको अपने जीवन पथ में आगे बढ़ने का, करियर में उनके करियर को एक शेप देने में, उनके व्यक्तित्व को निर्मित करने में। तो ये जो आपकी शैक्षिक और सलाहकार की यात्रा थी, तो आपने किस तरह से महसूस किया कि सामान्यतः युवक की किस तरह की चुनौतियां रहती है अपने जीवन को या व्यक्तित्व को या करियर को बनाने में? मूलतः किन समस्याओं से जूझता है? मेरे ख्याल अपन बात करें स्कूल में, जब वो 12th क्लास में आता है और करियर का उसको एक चुनाव करना पड़ता है कि मैं साइंस में जाऊं, आर्ट्स में जाऊं, मैं, क्योंकि पेरेंट्स आता है कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बने। पेरेंट्स की अपनी महत्वाकांक्षा है, बच्चे की अपनी चुनौतियां, पढ़ाई में बहुत अच्छा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसकी स्किल्स दूसरे क्षेत्रों में हो सकती है। तो वो जो उसके मन में जो अंतर्द्वंद होता है, तो एक समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक के रूप में आप तो उस अंतर्द्वंद को आप किस रूप में देखती हैं, विशेषकर आज के इस दौर में? सर, जैसे मैंने कहा कि एक टीचर बहुत बखूबी ये पकड़ लेता है कि विद्यार्थी का इंटरेस्ट कहाँ पर है। ये विदेशों में तो बहुत छोटी क्लासेस में शुरू हो जाता है कि बच्चों से बात करते हैं, उसको काउंसलिंग देते हैं, उसको मनोवैज्ञानिक के पास ले जाते हैं, मनोवैज्ञानिक उसका एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका इंटरेस्ट टेस्ट, उसका पर्सनालिटी टेस्ट करता है और उसको गाइड करता है। इंडिया में अभी बहुत ज्यादा नहीं है, ये शुरुआत है। बहुत जो बहुत एलीट क्लास स्कूल्स हैं वहां पर इसकी शुरुआत है, लेकिन अभी सब जगह नहीं है। तो हमारा काम क्या होता है, मुझे लगता है कि जब बच्चों को 10वीं 12वीं में सब्जेक्ट चुनने होते हैं, आपने सही कहा कि वहां वो सबसे ज्यादा परेशानी झेलता है, क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता होता कि मेरी स्किल्स कहाँ डेवलप मैं कर सकता हूँ या मेरी रुचि किस क्षेत्र में है। वो जानता भी है कि अगर मुझे मैथ्स अच्छी नहीं लगती, मुझे फिजिक्स अच्छी लगती है, या मुझे बायो अच्छी लगती है, या मुझे आर्ट्स अच्छी लगती है, तो कौन से सब्जेक्ट्स उसकी पसंद के हैं, कहाँ उसकी रुचि है, वो नहीं पकड़ पाता। और दूसरी तरफ पेरेंट्स उसको एक गाइडेंस देते हैं या एक दबाव डालते हैं कि इस फील्ड में जाओ, क्योंकि पेरेंट्स का आउटलुक ये होता है कि उसका भविष्य कहाँ बनेगा, किस क्षेत्र में उसको रोजगार मिलेगा, वो अपनी रोजी रोटी कमा सकेगा, अपने परिवार को चला सकेगा। तो दोनों जो आउटलुक होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। बच्चा अज्ञात होता है। ऐसे में मुझे लगता है कि एक टीचर का दायित्व होता है जब वो बच्चे से इंटरेक्ट करता है, क्योंकि बच्चे टीचर को पता होता है ये बच्चा इस फील्ड में बहुत अच्छा है, वो ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, वो पेंटिंग बहुत अच्छी करता है, वो म्यूजिक में बहुत एक्सेल करता है। तो मुझे लगता है टीचर का वहीं से दायित्व शुरू हो जाता है 10वीं क्लास से, खासतौर से, या उससे भी पहले से, कि वो बच्चे की उस स्किल को पहचाने, ना केवल पहचाने, उसके पेरेंट्स से बात करे कि इस बच्चे को इस फील्ड में अगर आगे बढ़ाएंगे तो इसका फ्यूचर हो सकता है। तो केवल, और इसके साथ ही केवल एक क्षेत्र नहीं, मान लीजिए मैं उस क्षेत्र में एक्सेल नहीं कर पाई या अपना रोजगार नहीं कमा पाई, तो मुझे पैरेलल अपनी एक दो चीजें लेकर चलनी चाहिए। मुझे लगता है वहां से जो है जद्दोजहद जो है बच्चों के जीवन में शुरू हो जाती है। तो वो एक जरूरी पड़ाव है। तो क्या हमारे देश में कोई इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं या ऐसी कोई व्यवस्था की गई है या की जानी चाहिए जहां बच्चों को मनोवैज्ञानिक परीक्षण करवा करके उन्हें गाइड किया जा सके कि आपके लिए ये जो इस तरह की लाइन है करियर के लिए वो बेहतर रहेगी, या केवल शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो पहचाने? क्योंकि अब होता क्या है कई बार कि क्लास में बच्चे बहुत हैं और जरूरी नहीं है। अब मेरे ख्याल हम लोग जिस दौर में थे तब शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में एक
गहरा संवाद होता था। मुझे याद है हमारे शिक्षक घर पे भी आते थे और एक हमारे अभिभावकों के साथ और एक बहुत ही आत्मीय संबंध था और आज तक बना हुआ है किसी न किसी रूप में। लेकिन अब बच्चे के सामने बहुत सारे विकल्प हैं। उसके पास डिजिटल मीडिया है, उसके पास अपना फ्रेंड सर्किल है ना, उसके मतलब नानाविध प्रलोभन में कहूँ उसके सामने है, जिस तरह से विकास हो रहा है। तो ऐसे दौर में क्या शिक्षक के साथ उस तरह का एक संबंध कायम करके वो अपने करियर को दिशा दे पा रहे हैं, या आपको लगता है कि कहीं इस तरह के एक्सपेरिमेंट या परीक्षण किए जाने चाहिए? क्योंकि मुझे ध्यान है जब हम यूनिवर्सिटी में आए थे उस समय इस तरह की बातें होती थी कि हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करें और बच्चों को ये गाइड कर सके कि आपके लिए ये एरिया बहुत अच्छा है। तो इस बारे में कुछ लगता है आपको? हाँ सर, मैं ये कहूंगी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में ऐसा होना शुरू हो गया है। बहुत सारे स्कूल्स भी, जैसे मैंने कहा कि एलीट क्लास जो स्कूल्स हैं, है ना, जहां पर इस बात पे ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत नहीं हुई है। भारत में बहुत सारे, निमहंस जैसे मैंने आपको नाम लिया, है ना, बेंगलोर में है। तो बहुत जो अच्छे जहां पर, अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट बहुत कम है। काउंसलर तो है पर साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट भी हैं, पर साइकोलॉजिस्ट बहुत कम है। जो इस फील्ड में, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। साइकेट्रिस्ट के पास आप जाते हैं जो कि एक मेडिकल डिग्री लिए हुए होता है, वो ज्यादातर आपको मेडिसिन की तरफ ले जाता है। लेकिन एक जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो आपको बिहेवियर को समझकर, आपके व्यक्तित्व को समझकर, आपकी मना स्थिति को समझकर आपको ट्रीट करता है। तो साइकोलॉजिस्ट बहुत कम है। आप देखिए कोटा में ही केवल एक कॉलेज है हमारा जहां साइकोलॉजी भी है और एक ही टीचर है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी पूरे समाज में और देश में। अब आप ये देखिए, मेरा ये मानना है कि थोड़ी बहुत सब जगह शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी उस स्तर पे नहीं हुई है। काउंसलर हैं तो काउंसलर के पास बच्चे इसलिए नहीं जाते, वो एक सिटिंग 2 सिटिंग की बहुत चार्ज करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी एक सेंटर अभी हाल ही में खुला है जिसके इनॉग्रल में मैं गई थी लास्ट वीक। तो वो किसी वो एनजीओ टाइप है और वो किसी प्राइवेट इंडस्ट्री ने अपना डेवलप किया एक एनजीओ के रूप में। आप वहां जाएंगे, एक सिटिंग का 1000 रुपया, 2 सिटिंग के, तो एक सिटिंग में तो आप बच्चे को समझ नहीं पाते। आपको उससे इंटरेक्शन करके उससे अपना एक कोपअप जनरेट करना पड़ता है। वो आपको समझे, आप पे ट्रस्ट बिल्डअप करेगा। आप ट्रस्ट बिल्डिंग करेंगे तभी तो वो आपको अपने मन की बात बताएगा। फिर हम धीरे धीरे, ऐसा तो होता नहीं है कि हम गए और हमने कहा ये लो एप्टीट्यूड टेस्ट और इसको टेस्ट दे दो, ये लो पर्सनालिटी टेस्ट और ये दे दो। आपको उसकी बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ती हैं। 1 सिटिंग, 2 सिटिंग, 3 सिटिंग, उसके बाद आप उससे मनोवैज्ञानिक परीक्षण करते हैं, तब जाके आप पकड़ पाते हैं। और फिर जो रिजल्ट आता है, हो सकता है उसने बिना इंटरेस्ट के दे दिया हो, उसे ये लग रहा हो माँ बाप जबरदस्ती सेंटर पे ले आए और उसने सिर्फ टिक टिक करके और आपको दे दिया हो, तो सही रिजल्ट नहीं आएंगे। ऐसी बहुत सारी चुनौतियां होती हैं जिसको एक सिटिंग में नहीं किया जा सकता, और वो कॉस्टली भी होता है ना। इंडिया जैसे मुझे लगता है देश में अभी ये उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, बहुत महंगा पड़ता है, और लोग जागरूक भी नहीं है। बच्चों को लगता है, और खासतौर से माता पिता को, जैसे चूंकि मैं कोटा में रहती हूँ, आप रोज आए दिन सुनते होंगे कि बच्चों ने सुसाइड की। अभी 1 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक ही 7 सुसाइड हो गई। ये वो बच्चे हैं जो आईआईटी और मेडिकल की तैयारी के लिए आते हैं। सोचिए, या तो इन्हें अपना इंटरेस्ट पता था, है ना, कि मुझे इस इंजीनियरिंग में जाना है, या फिर पेरेंट के प्रेशर से आए थे। पर कोई भी चीज हो, मुझे ये लगता है कि इनको, बच्चा अगर कोई चीज करता है, मान लीजिए मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा और अगर उसमें मैं नहीं कर पा रही, तो आज का बच्चा, मुझे नहीं लगता कि अपने माँ बाप को विरोध नहीं कर सकता। आजकल बच्चा बहुत मुखर है, वो बोल सकता है, वो कहता है कि मैं इसमें नहीं कर सकता और मुझे वापस जाना है। तो अभी डायरेक्शन शुरू हो गई है, लेकिन हाँ शायद आज का जो दौर है, मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। कई बार बच्चे का, जैसे आपने कहा, करियर को लेकर के है। जब वो युवावस्था में आता है तो प्रेम प्रसंगों का संदर्भ आता है। कई बार जैसे परिवार टूट रहे हैं, परिवारों का जो संघर्ष है वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको इफेक्ट करता है। फिर विवाह होता है तो उसके बाद अलग तरह की समस्याएं आती हैं। हमने अभी अखबारों में जिस तरह से पढ़ा है, कैसे लोगों ने वीडियोस बना करके अपनी पूरी उस व्यथा को प्रकट करके आत्महत्या कर ली। तो ये इस तरह के कई तरह के अवसाद के कारण हो सकते हैं। तो आपका जो सारा अनुभव है, तो उस दौर में क्या लगता है कि जो बच्चे विभिन्न कारणों से, जैसा आपने कहा कि कोटा में 7 सुसाइड पिछले सवा महीने में हो गए हैं, वो कारण आईआईटीज में वो कम्पीट नहीं कर पाने का, उनके मन में लगता है कि हम इस प्रतियोगी परीक्षा में नहीं हो पाएंगे। इवन आईआईटीज में जाने के बाद बच्चे सुसाइड कर रहे हैं।
जी तो हमारे देश का जो बेस्ट ब्रेन है, इस प्रकार के प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, वो असामयिक रूप से इस प्रकार से चले जाएं, ये किसी भी अभिभावक के लिए, देश के लिए दुखद घटना है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या बच्चे बोल नहीं पाते, मतलब खुल करके अपनी बात कह नहीं पाते हैं क्या? आपने कहा कुछ परिवारों में है, लेकिन हम पूरे देश के संदर्भ में बात करें जहां इतनी जागरूकता नहीं है, बच्चा बोले तो कहीं लोग ये नहीं समझ ले कि तो पागल हो गया है और पेरेंट्स उसे लगे कि इसे पागल अस्पताल में भर्ती करा दो। तो ये जो सारा दौर है, उसमें क्या लगता है आपको कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच में संवाद, और स्वयं जो युवा है वो जी कैसे अपने आप को अभिव्यक्त करे, कहाँ अभिव्यक्त करे, इसके बारे में कहीं कुछ आप सोचते हैं कि कैसे इस समस्या को निपटा जाए? सर, मेरे को लगता है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो है बचपन। लोगों का बचपन खोता जा रहा है। हमारी जो एज है ना, वो कंप्रेस हो गई है, सिकुड़ गई है। आप ये देखिए, मैं अगर इसी क्षेत्र की बात करूं, जो कॉम्पिटिटिव फील्ड में बच्चे जा रहे हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल में, आजकल के पेरेंट्स 6th क्लास में अपने बच्चे को भेज देते हैं। हमारे दौर में होता था 10th या 12th करने के बाद कैरियर के लिए जाता था कि अब उसको क्या करना है। ठीक है, वो दौर अब नहीं रहा, क्योंकि बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। अब बहुत जल्दी बच्चे को चुनना होता है कैरियर, लेकिन फिर भी अब देखिए 6th क्लास, जिसमें उसका बचपन शायद शुरू होता है, 6th क्लास से पहले तो वो बचपन भी नहीं आता, क्योंकि वो एक माता पिता के संरक्षण में, गाइडेंस में रहता है। 6th क्लास के बाद वो छोटे छोटे निर्णय लेने लगता है कि मुझे अब पिकनिक जाना है, मुझे दोस्तों के साथ खेलने जाना है। तो जो उसकी डिसीजन पावर है, निर्णय लेने की क्षमता है, वो हमने विकसित ही नहीं होने दी। हमने उसे 6th क्लास से लेकर कोचिंग में डाल दिया। अब जो वो कोचिंग में जाते हैं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों पे सर्वे किया है, मैं अभी आपको उसका कुछ इंसिडेंट्स भी सुनाऊंगी। तो 6th क्लास में बच्चा जाता है, तो एक तो वो अपने पीयर ग्रुप से बिछड़ गया, जिनसे वो एंजॉय करता था, मस्ती करता था। हम बैक बेंचर होकर पीछे से चौक के टुकड़े फेंक रहे हैं, या बीच में टिफिन खा रहे हैं लंच से पहले, लंच पीरियड से पहले। तो वो सारी जो शरारतें थी, वो सिर्फ शरारतें नहीं थी, वो उसके व्यक्तित्व निर्माण का एक प्रक्रिया थी। वो चीज से वो महरूम हो गया है, कहीं ना कहीं वो सब चीजें नहीं है। अब वो खेलता ही नहीं है। अब आप मान लीजिए वो कोचिंग्स में जाता है, तो एक लंबा समय वो कोचिंग में रहता है, 4 घंटे 5 घंटे। उसके बाद उस पे स्कूल का बर्डन होता है, भले ही वो स्कूल नहीं जा रहा, डमी स्कूल होते हैं, जहां महीने में एक बार या शायद 2-6 महीने में एक बार जाना होता होगा, पर पढ़ाई उसको वो भी करनी है, क्योंकि पेरेंट्स ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोचिंग करो, पढ़ाई में भी नहीं पिछड़ना है, स्कूल में भी अच्छा रिपोर्ट दे रहा है, तो वो वहां भी पढ़ रहा है। फिर उसके पास ये भी होता है कि कुछ आप अपने अंदर कोई हॉबी जनरेट करो, म्यूजिक है, डांसिंग है, कंप्यूटर सीखो। दिन भर आपने उसको इतना कंप्रेस, इतना प्रेशर में डाल दिया कि वो जो प्रेशर कुकर होता है ना, वो सिर कभी तो फटेगा। तो जब 10वीं 12वीं तक आते हैं आप, तो इतना इतना शायद उसमें प्रेशर बन चुका होता है। कुछ लोग का तो 10वीं 12वीं में फट जाता है, जो एग्जाम से पहले, और कुछ, जैसे अभी आपने कहा कि आईआईटी में सिलेक्ट होने के बाद, एक अच्छी जॉब लेने के बाद, अभी पुणे में, महाराष्ट्र में, इवन बेंगलोर में जो सुसाइड हुए हैं बहुत अच्छी रैंक पे होने के बाद, जब उनसे इंटरव्यू किया गया, मतलब जब वो डिप्रेशन में चल रहे थे, तब उनसे पूछा जा रहा था और वो काउंसलिंग ले रहे थे कि आप सब कुछ तो अचीव किया है। तो उन्होंने कहा था कि मैंने 32 साल की उम्र में सब कुछ अचीव किया है, जो शायद एक सपना हो सकता है किसी के लिए भी, लेकिन उसके बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसने सुसाइड कर लिया। तो ये जो संतुष्टि वाला पॉइंट है ना, ये कब मिलता है? जब आपने उम्र के सारे पड़ाव जिए हों। आपने नवजात देखा, आपने बालपन देखा, आपने किशोर अवस्था देखी, आपने युवा अवस्था देखी, लेकिन ये बच्चा तो 6ठी से सीधा इंजीनियरिंग में एंटर कर गया, या मेडिकल में चला गया, या एमबीए मैनेजमेंट। कब जिया ये? तो आपको नहीं लगता कि इसकी पर्सनालिटी का जो बीच का एस्पेक्ट था, वो हमने खत्म कर दिया? और ये सबसे बड़ा कारण है कि वो बच्चा जो है, अच्छा, एक जो आपने फैमिली का पॉइंट उठाया था, उसमें आप देखिए सिंगल चाइल्ड है, बहुत जगह सिंगल चाइल्ड है। मेरे आसपास के भी जो लोग हैं, मेरे कलीग्स हैं, उनके सिंगल चाइल्ड है, क्या ज्यादा ज्यादा 2 बच्चे हैं, और 2 बच्चे भी हैं तो गैप बहुत होता है, तो एक बच्चा बहुत जल्दी बड़ा होता है, वो बाहर चला जाता है, और दूसरा बच्चा, तो जो शेयरिंग होती थी, जो लड़ाई झगड़े होते थे भाई बहनों में चीजों को लेकर, पढ़ाई को लेकर, वो सब चीजें भी खत्म कर दी हैं। माँ बाप भी वर्किंग है, नहीं भी वर्किंग है, अगर एक ही सिंगल पेरेंट भी वर्किंग है, तो भी बहुत सारे फैमिली के एस्पेक्ट्स हैं, है ना, जो ये उपभोक्तावादी आजकल समाज चल रहा है, हम बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए। आपको नहीं लगता कि हम बिल्कुल मैकेनिक हो गए हैं? ये करना, ये करना, ये करना, ये करना है, मतलब टाइम ही नहीं है हम लोगों के पास। तो मुझे लगता है ये बहुत सारे रीजंस हैं जो एक फोर्स के रूप में उसको तनाव की तरफ बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे लगता है कि जो अभिभावक, उनके माता पिता जो चीज अपने जीवन में नहीं कर पाए, शायद वो बच्चों से उम्मीद करने लग जाते हैं। स्कूल से आया, भोजन किया, उससे जो थोड़ा बहुत खाया पिया, कोचिंग के लिए जाइए, वहां से आया फिर खेल के लिए जाइए, फिर आया फिर ये कीजिए।
तो जी। लगातार उसके 24 घंटे इस तरह से बांधे दिए जाते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाए। वो जो शेयरिंग की आपने बात की, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। दोस्तों के साथ हंसी ठहाके, वो सारी चीजें सिमट गई हैं इस टेलीविजन के पर्दे के सामने, या ओटीटी के पर्दे के सामने, या मोबाइल, जो मोबाइल कल तक प्रतिबंधित था स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, वो स्कूल कॉलेज सब मोबाइल में आ गए हैं। तो अब ये ऐसी एसेंशियल इविल हो गया है। आए दिन अखबारों में आते हैं कितने बच्चे इस रास्ते से गुजर रहे हैं जी कि जी उनके पास अपने लिए समय नहीं है। हम दूसरों से हजारों मील दूर चैट कर रहे हैं, लेकिन खुद से बात करने का समय नहीं है। तो ये जो समस्या है, और मानसिक स्वास्थ्य को मुझे लगता है टेबू मान लिया गया है हमारे यहाँ पर। क्या लगता है आपको कि किस तरह से पेरेंट्स या टीचर्स, या और, क्योंकि आपकी तरह हर टीचर तो काउंसलिंग कर नहीं सकता, तो हम किस तरह से उस बच्चे को पहचाने कि वो किसी मानसिक द्वंद से गुजर रहा है, इसके पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। उसके मित्र हैं, उसके और जो सर्किल के लोग हैं, उसके टीचर्स हैं, या उसके कलीग्स हैं, या और भी जो आसपास के लोग हैं, जी जी। कहीं ये महसूस कर पाए, तो वो कुछ ऐसा आइडिया लग सकता है ना बच्चे को देख के कि वो अंदर ही अंदर किस तरह से घुट रहा है। अचानक विस्फोट होने के पहले क्या हम कुछ पहचान सकते हैं? जी, बिल्कुल। बहुत मतलब मुझे लगता है देखिए, माँ-बाप को काउंसलर बनने की ज़रूरत नहीं, माँ-बाप काउंसलर होते हैं। माँ कहते हैं ना कि बच्चे की धड़कन, बच्चे का हँसना-रोना माँ सबसे पहले पहचान लेती है कि बच्चा किस द्वंद से गुज़र रहा है। तो मुझे लगता है कि घर के सभी सदस्य, माँ हो, बहन हो, पिता हो, बच्चे में कुछ चेंज आ जाते हैं उसकी पर्सनैलिटी में। जैसे वो बिना बात के आक्रामक हो जाता है, हिंसक हो जाता है, या बात नहीं करता घर में, कम बातचीत करने लगता है, इंटरेक्शन कम हो जाता है। खाना या तो पूरा नहीं खाता या कम खाता है, या फिर नींद पूरी नहीं लेता है ना? घर में बात कम करेगा। ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे पहचाना जा सकता है। जो उसका मूल नेचर था, उस नेचर से वो कहीं डिफरेंट होता जा रहा है। अभी मैं बहुत हंसमुख हूँ, कुछ दिनों से मैं बहुत उदास रहने लगी हूँ, या मैं बहुत अच्छा रिजल्ट ला रही थी, अभी मैं बहुत कम लाने लगी हूँ। बहुत सारी चीजें होती है, शेयरिंग कम हो गई है। पहले वो आपसे कुछ आकर बताता था, आज स्कूल में ये हुआ, आज ये हुआ, एक टीचर ने ये कहा, मेरे दोस्तों ने कहा। अब वो भी शेयरिंग नहीं करता है। तो घर में तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो पहचाने जा सकते हैं। फिर इन लक्षणों के बावजूद भी हमको पेरेंट्स के रूप में ये चाहिए कि हम टीचर से बात करें, स्कूल में जाएं। कभी कभी जरूरी नहीं है पीटीएम का इंतजार करें कि पेरेंट टीचर मीटिंग में ही जाना है। नहीं, पेरेंट टीचर मीटिंग में तो सिर्फ कुछ वो बिहेवियरल चेंज या फिर रिजल्ट डिस्कस करते हैं। आपको विजिट करना चाहिए, उसके दोस्तों से मिलना चाहिए, उनके दोस्तों को आप घर पे बुलाइए, उनके साथ खाना पीना करिए, इंटरेक्शन करिए। आप अगर इस तरह की चीजें करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है वो दोस्त बहुत अच्छे से बता देते हैं, क्योंकि वो उसके साथ कहीं ना कहीं शेयरिंग करता है, या वो उसको पहचानता है कि यार इसके साथ ये सब चीजें हो रही हैं। तो मुझे लगता है ये कर सकते हैं हम। लेकिन एक बड़ी चुनौती मुझे लगती है कि जिस परिवार में एकाकी परिवार रह गए हैं, संयुक्त परिवार खत्म हो रहे हैं, माँ बाप दोनों जॉब पे चले जाते हैं, तो जो बड़े बड़े महानगर हैं, वहां पेरेंट्स जब घर से निकलते हैं, बच्चा सो के नहीं उठता है, और जब आते हैं, जो आपने कॉर्पोरेट दुनिया की बात कही, तब तक बच्चा सो जाता है। तो बच्चा तो शनिवार रविवार को ही माता पिता की शक्ल देख पाता है, जी और उसमें भी उनके जो ऑफिस के काम का दबाव है, वो बच्चे पल रहे हैं आयाओं के भरोसे, और या फिर वो आजकल क्या होते हैं ना, जहाँ बच्चों को रख देते हो आप, क्रच क्रच डे क्रच केयर सेंटर जो होता है, एक उनके माध्यम से। तो बच्चा शेयरिंग किन से करेगा? ऐसे लोग जो समझदार हो, उनको जीवन में दिशा दे पाए। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन जैसा आप तो काफी समय से काउंसलिंग कर रही हैं, जी तो मूल रूप से किस तरह की समस्याओं से बच्चा जूझ रहा है, और ये जो समस्याएं आप महसूस कर रही हैं, तो हमारे हो सकता है बहुत सारे युवा भी इस कार्यक्रम को देखें, तो उन्हें हम अभी से कुछ इस तरह का दिशा बोध दे सकें, या दायित्व बोध करा सकें कि वो कैसे अपने जीवन को आगे के लिए ढाले, ताकि इस निराशा या अवसाद से न जीना पड़े उन्हें। सिर्फ कुछ बहुत सिंपल से टिप्स हैं। पहला टिप तो यही है कि बच्चे जो धीरे धीरे है किताबी दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। कहते हैं ना, आज के दौर से नहीं, अभी कुछ समय से लोग कहते हैं आज का दौर जो है वो ज्ञान का दौर है। मैं तो कहती हूँ शुरू से ही ज्ञान का दौर है। ज्ञान शक्ति है, ये आज की बात नहीं है। जिसके पास ज्ञान है वो शक्तिशाली है, ये पहले से ही चला आ रहा है। तो धीरे धीरे ये जो हम डिजिटल मीडिया पर सिमट कर रह गए हैं, उसके माध्यम से हम कोई कंटेंट देख लेते हैं, वो आपको उतना ही कंटेंट दिखाएगा जितना आपने उससे क्वेश्चन किया है। आपने पूछा है बताइए ये क्या होता है, तो वो उतना ही बताएगा। लेकिन जब आप किताबों से रूबरू होते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, और लाइब्रेरी में एक किताब ढूंढने जाते हैं तो उस टाइटल की 1000 किताबें मिलती हैं, और हर 1000 में 1000 तरह की चीजें आप पढ़ते हैं, वो आपको बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। तो मुझे लगता है ज्ञान या पुस्तकों के साथ जब हम दोस्ती करते हैं ना,
तो आपका जो मानसिक विकास होता है वो बहुत ज्यादा होता है और आप बहुत ओपन माइंडेड हो पाते हैं। आपका ये जो संकीर्ण मानसिकता है ये खत्म होती है, पहली चीज, पहला फायदा। दूसरा क्या होता है, किताबें आपका तनाव भी दूर करती है। आज भी अगर मैं कभी अपसेट होती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे मतलब उस द्वंद से और उस टेंशन से अपना ध्यान डाइवर्ट करना है, तो मैं किताब उठा लेती हूँ और विद इन अ सेकेंड मुझे नहीं पता लगता कि मेरे अंदर जो सवाल थे वो क्या थे या द्वंद था वो क्या था। तो किताब बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, ये हम सब जानते हैं, खासतौर से जो अकादमिक क्षेत्र से जुड़े हैं और जो आज भी पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा एक सजेशन ये है कि देखिए, जरूरी नहीं है कि मैं सिंगल, हमारे घर में सिंगल चाइल्ड है या माता पिता वर्किंग है और मेरे पास कोई शेयरिंग के लिए नहीं है, तो कोई शेयरिंग के लिए हो। शेयरिंग के लिए आप लिख भी सकते हैं, आप डायरी लिख सकते हैं, आप अपनी कोई हॉबी डेवलप कर सकते हैं, म्यूजिक है ना, सिंगिंग है, डांसिंग है, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। और आजकल तो लोग पॉडकास्ट चलाते हैं अपना चैनल, अपने मन की बात करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे इस डिजिटल मीडिया ने जहां आपको अगर अवसाद कहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी इतनी सारी दी है कि आप ओपनली कुछ भी कह सकते हैं। तो हाँ, शालीनता का ध्यान रखते हुए, शालीन भाषा का इस्तेमाल करते हुए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, अपने मन को खोल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में कम से कम शेयरिंग के लिए हमें कमी है किसी की, है ना। तो वो एक एस्पेक्ट है, शेयरिंग कीजिए, क्योंकि मन में रखेंगे ना तो वो बस्ट होगा, कभी ना कभी तो बस्ट होता है। वो कभी किसी ऐसे व्यक्ति पे भी बस्ट हो जाता है जिसमें उसका दोष नहीं होता, या हमारे अपने ऊपर भी बस्ट होता है, तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाती है। तीसरा सजेशन एक ये है कि आप पहले अपने आप को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए, अपनी वीकनेस पहचानिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, सॉफ्ट स्किल है, हार्ड स्किल है, किस फील्ड में आपको लगता है कि अगर मैं इस फील्ड में जाऊंगा। खुद को खुद पहचानना है, कोई और आपको नहीं पहचान सकता कि मैं क्या हूं। मैं जितना बताऊंगी सामने वाला मुझे उतना ही जानेगा, लेकिन मैं अपने आप को संपूर्ण तरीके से जान सकती हूँ। तो मुझे लगता है अपने बारे में बात कीजिए, अपने आप को जानिए। दिन का 24 घंटे में से 1 घंटा, आधा घंटा आप अपने आप से बात करिए, अपनी स्ट्रेंथ और वीक पॉइंट जानिए, और फिर अपने ऊपर काम कीजिए कि मेरी ये स्किल अगर थोड़ी इंप्रूव हो जाए तो शायद मैं बेटर कर सकता हूँ। क्योंकि हमें एक्चुअल में जिंदगी जीनी है, जिंदगी को ढोना नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, जिंदगी को ढो रहे हैं, क्योंकि ऐसी होता आया है, पीढ़ियों से ऐसा हो रहा है। इसने इंजीनियर बना, ये डॉक्टर बना, ये किया, इसने बिजनेसमैन बना, ये इंडस्ट्रियलिस्ट बना। नहीं, मुझे मेरी जिंदगी मेरी शर्तों पे जीनी चाहिए, ना कि किसी और की शर्तों पे। और इंसान अगर ऐसा करता है तो मेरा ऐसा मानना है, वो खुश रहता है। खुश रहता है तो शायद ये तनाव, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीजें उसको नहीं छेड़ती। मैं एक छोटा सा यहाँ किस्सा आपको बताती हूँ। मैं एक स्कूल में एक बार सर्वे करने गई थी और वहां पर 3rd से 6th क्लास के बच्चे थे। तो मैंने उनसे बात की और मैंने कहा कि चलो गेम खेलते हैं। तो उन्होंने कहा कि कौन सा गेम खेलेंगे। तो मैंने कहा हम राजा चोर सिपाही पुलिस वाला खेलेंगे, वो जो पर्चियां बना के हम बचपन में खेलते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा कभी खेला है? उन्होंने कहा हाँ खेला है, नानी के घर जाते हैं तो खेला है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा लेकिन इसके गेम में सिर्फ हम 5 बार खेलेंगे और फिर हम दूसरी बातें करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब उसमें 3 लड़के थे और 1 लड़की थी और वो गेम हमने शुरू किया। तो वो जो एक लड़का था, मतलब वो एक भी बार राजा नहीं आया था उस गेम में और उसके मार्क्स सबसे कम थे। तो वो कहता है, वो गेम खत्म होने के बाद जब मैंने किया आप फर्स्ट, आप सेकंड, आप थर्ड, आपके ज्यादा स्कोर, मैंने फर्स्ट सेकंड नहीं बोला, मैंने कहा आपका इतना स्कोर, आपका इतना स्कोर, आपका इतना स्कोर। और वो इतने बीच में उठ के चला गया और बाथरूम की तरफ भागा। मैं उसके पीछे गई, मैंने कहा क्या हुआ? तो कहता है मैं हार गया क्योंकि मैं एक बार भी राजा नहीं आया। जो कभी फर्स्ट नहीं आता वो हार जाता है जिंदगी में। अभी उसने कहाँ से सीखा, आप सोचिए। उसने हमारे को, हम पेरेंट्स को, हम बड़े लोगों को सुना कि जीत का मतलब फर्स्ट आना होता है। और हमें याद है कि हमारे तो अगर हम पास भी हो जाते थे तो घर में मिठाई बढ़ जाती थी कि 10वीं में पास हो गए और 12वीं में पास हो गए। हाँ, तो ये जो दौर में मुझे लगता है मीडिया का भी दोष है कि हम बोर्ड की परीक्षाओं में उन्हीं के बारे में छापते हैं जो टॉपर्स हैं। जी। और उसके बाद उन टॉपर्स का क्या हाल हुआ अगले 5 साल 10 साल बाद वो नहीं पता। और जो 3rd डिविजनर थे वो कहां से कहां पहुंच गए उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि ये भी संदेश दिया जाए कि एक बार हार नहीं है ना। अब्राहम लिंकन कितनी बार हारे, हर चुनाव हारे जीवन में, अंत में राष्ट्रपति बने, है ना। तो ये तो जीवन का मुझे लगता है। लेकिन आपकी बात से मैंने एक मुख्य बात जो निकाली
कि व्यक्ति में कोई ना कोई हॉबी होनी चाहिए, अभिरुचि होनी चाहिए, तब शायद वो तनाव से ग्रस्त नहीं होगा। चाहे वो अकेला भी है तो अपने जो भी उसके मन की फीलिंग है, कविताओं के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से यदि वो कहेगा तो शायद उसका वो जो डिप्रेशन का लेवल है या वो जो एकाकीपन का बोझ है वो शायद कम होता चला जाएगा। तो उस तरह की हैबिट्स, वो शायद पेरेंट्स का भी उसमें रोल है और शिक्षकों का भी मेरे ख्याल उसमें जो रोल है वो कहीं ना कहीं होना चाहिए और उस दिशा में उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो जिस तरह से आपने इस पूरे परिदृश्य को देखा है, लेकिन जैसा मैंने शुरू में पूछा था आपसे कि वो कौन कौन से मुख्य चैलेंजेस हैं, जैसे करियर की बात हुई, लेकिन बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जैसे जीवन में उसको यश नहीं मिला, है ना। मैं कहता हूँ डिजिटल मीडिया की आपने बात की, मेरी बर्थडे पे यदि 50 लाइक हैं और मेरे फ्रेंड के उस पर 100 लाइक हैं तो मैं मन ही मन घुटता रहूंगा कि मैं लोकप्रिय नहीं हूँ, लोग मुझे नहीं चाहते हैं। हम ये समझा नहीं पाए बच्चे को कि ये जो सोशल मीडिया का जीवन है ये वर्चुअल है, ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक जीवन में भी वो कितने व्यथित होंगे जिनको आप अच्छा मान रहे हैं। तो ये इस सारे द्वंद को कैसे निपटे? मुझे लगता है जीवन के हर क्षेत्र में चुनौतियां हैं और जो नहीं समझ पाता है वो अल्टीमेटली या तो आपराधिक दुनिया में प्रवेश कर जाएगा या अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेगा। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती है और विशेषकर डिजिटल मीडिया के आने के बाद, है ना, आपने भी सर्वेस किए हैं, तो इसको आप कैसे देखती हैं और कैसे निपट सकते हैं इस चीज से? सर, इसके लिए जनरली एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, फोमो, है ना, फियर, हम मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों को ये लगता है एक्चुअल में, जैसे हमने कहा कि लोगों के पास अब डिजिटल मीडिया है, उसके पास रियल फ्रेंड तो है नहीं, वर्चुअल आभासी दुनिया में जी रहा है, तो रियल दुनिया तो है ही नहीं उसके पास। और ये जो रियल दुनिया नहीं है तो वो उस वर्चुअल वर्ल्ड में ही अपने आप को फेमस करने की बात करता है। उसको लगता है कि लोग मुझे जाने, मुझे अप्रिशिएट करें, मैं जो भी कर रहा हूं उसको अप्रिशिएट करें, मैं क्या खा रहा हूं, मैं क्या पी रहा हूं, वो सब अप्रिशिएट करें। और जैसे आपने कहा कि उसको लाइक नहीं मिलते, या हर सेकंड लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हर सेकंड अपडेट करते हैं अपना स्टेटस, क्या पहना है, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें अपडेट करते हैं। बुराई नहीं है मुझे लगता है इसमें, लेकिन हमको, जैसे हम कभी छोटे बच्चे को कोई चीज पकड़ाते हैं, जैसे कोई लाइट, पहली बार जब हम उसे लाइटर पकड़ाते हैं, किचन में ले जाते हैं और गैस जलवाते हैं या मोमबत्ती जलवाते हैं, तो हम उसको बताते हैं कि कितनी सावधानी से तुझे मोमबत्ती जलानी है, कि आग लग सकती है, तीली को कितनी दूर से पकड़ना है। चाकू पकड़वाते हैं तब भी, क्या हमने ये जब उसको डिजिटल डिवाइस दी, हमने उसको पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट बताए? नहीं बताए। हमने उसको शायद ऑन ऑफ करना भी नहीं बताया, उसे खुद ही आ गया। तो हमने ये जो टेक्नोलॉजी उसके हाथ में दी है, ये इसका उपयोग और दुरुपयोग हमने उसे नहीं सिखाया। शायद यही कारण है कि आजकल वो डीप फेक और डिजिटल अरेस्ट और वो जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, वो सब इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वो सावधान नहीं है। आप हर चीज अपलोड करते हैं, उसके क्या रिस्क हो सकते हैं, आपने उसमें सिक्योरिटी का कितना ध्यान रखा है, कितनी सेफ्टी का ध्यान रखा है, आपने कौन कौन सी ऐप डाउनलोड कर ली बिना ये जाने कि वो सिक्योर है कि नहीं, फाइनेंस के मामले में भी। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, टेक्नोलॉजी को अगर आप अपने ऊपर हावी होने देंगे तो वास्तव में वो आपका गला काट देगी, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी को आप अपने कंट्रोल में रखेंगे तो वो आपकी बहुत अच्छी हमसफर बन सकती है। तो टेक्नोलॉजी को यूज करना भी मुझे लगता है हमने नहीं सिखाया, वो बहुत बड़ी गलती है। तकनीक हमारी गुलाम रहे, हम तकनीक के गुलाम नहीं हो, है ना। इसीलिए सोशल मीडिया बजाय कनेक्शन के डिप्रेशन का आधार बनता चला जा रहा है, क्योंकि हर नई तकनीक के साथ नई चुनौतियां हैं, नई संभावनाएं हैं। ये सारे डिस्कशन आपको ध्यान होगा जब 70s में टीवी आया था तब भी हम यही करते थे कि टीवी विज्ञापनों का बच्चों पर क्या प्रभाव हो रहा है, टेलीविजन कार्यक्रम का बच्चों पर क्या प्रभाव हो रहा है, और हम लोग डिबेट करते थे कि टेलीविजन वरदान है कि अभिशाप है, विज्ञान वरदान है कि अभिशाप है, ये निबंध लिखाया करते थे पहले। और ये सारी डिबेट अब इसके ऊपर आ गई है। और अब तो डिजिटल मीडिया से आगे एआई और आ गया है जी। सारे बच्चे अपना होमवर्क उसी पर कर रहे हैं। तो ये एक नई चुनौती है, डिप्रेशन का एक नया कारण बनने जा रहा है। बच्चे की जो कल्पनाशीलता है वो धीरे धीरे खत्म होने चली जाएगी यदि इसका बहुत अधिक उपयोग होने लगा। और अभी जो समिट हुई पेरिस में, वहां तो अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने साफ कह दिया कि हम निगरानी के नाम पर नवाचार को हतोत्साहित नहीं कर सकते, इसलिए तो रहेगा। तो ये जो बिना निगरानी के जिस तरह से हम इसका उपयोग कर रहे हैं, तो न सिर्फ मानवता का भविष्य खतरे में है, बल्कि एक नए तरह का डिप्रेशन मुझे लगता है कि इसके माध्यम से आने वाला है,
क्योंकि ये सब व्यक्ति नियंत्रित है, और कोई ऐसा फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति आ गया और उसने ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी तो नई चुनौतियां हमारे सामने होंगी। इन खतरों को आप एक समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक के रूप में किस तरह से देखती हैं आजकल? सर, कभी कभी लगता है कि हिम्मत, ये सब चीजें जब मैं देखती हूँ, सुनती हूँ और इनके बीच में घूमती हूँ और रोज बच्चों से नए नए तरह के, केवल मेरे पास बच्चों के फोन नहीं आते, मेरे पास मैरिड कपल्स के भी फोन आते हैं। और ना केवल राजस्थान, इंडिया, बल्कि अब्रॉड से भी मैं बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग देती हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हिम्मत जवाब दे रही है, हौसले टूट रहे हैं, तब कहीं ना कहीं मन से एक आवाज आती है, नहीं ऐसे कैसे, अभी कैसे हिम्मत टूट सकती है या हौसले जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमारे हौसलों पर तो पूरी दुनिया टिकी है। तो मुझे लगता है बच्चों को, जो चुनौतियां हम बात कर रहे हैं, चुनौतियों की वास्तव में बहुत सारी चुनौतियां हैं और इस चुनौतियों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन ये भी नहीं कर सकते कि हम फेसबुक यूज करना बंद कर दे, सोशल मीडिया यूज करना। अब तो भविष्य इन्हीं के साथ है और इन्हीं के साथ हमें जीना सीखना है। सिर्फ हमें कुछ सावधानियां बरतना आनी चाहिए। हम क्यों ना ये सीख लें कि हमें ये जो टेक्नोलॉजी है, ये सेफर साइड इसका क्या है। इसका सिर्फ, अभी जैसे एक स्टडी हुई थी, यूके की एक साइकेट्रिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी की थी, वो ये कहते हैं, जो आपने अभी जिस तरफ इशारा भी किया, कि बच्चों में कल्पनाशीलता खत्म हो रही है। उन्होंने 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों पे किया, उन्होंने देखा कि जैसे चैट जीपीटी से, एआई से बच्चे मदद कंटेंट ले लेते, इवन एप्लीकेशन, सिक लीव भी लिखनी है तो एआई को बोल दो मेरी 2 दिन की सिक लीव लिख दो, तो आप हर चीज उस पे कर रहे हो। 2+2 4 होता है, ये भी आप एआई से करवा रहे हो। तो आप, उन्होंने उसके उस रिजल्ट में निकला, उन्होंने जो स्टडी की, कि बच्चों की कल्पनाशीलता, बच्चों की सृजनशीलता खत्म हो रही है। वो एक क्रिएट कैप्टिव माइंड बन रहे हैं। कैप्टिव माइंड मींस वो एक बंधक मस्तिष्क बन रहे हैं जितना, क्योंकि एआई भी तो आप ही ने बनाया है, आपने इसमें कंटेंट डाला है, तो वो उतना ही कंटेंट ले रहे हैं जितना कंटेंट वहां दिया गया है। वो कुछ एक्सपैंड नहीं कर रहा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग खत्म हो गई है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि हमें पुस्तकों की तरफ वापस मुड़ना होगा, हमें पुस्तकों को प्रमोट करना होगा, ना कि अच्छा हम भी कह देते हैं चैट जीपीटी से मदद ले लो या गूगल पे जाकर सर्च कर लेना। हम कोशिश ये करते हैं कि मैं जब रिसर्च गाइड के रूप में अपने स्टूडेंट से बात करती हूँ, शोधार्थियों से, तो हम कहते हैं कि फला लाइब्रेरी में ये वाली बुक्स देखो, तो वो कई बार कहते हैं मैम क्या ये हमें ऑनलाइन नहीं मिल सकती, तो मैं कहती हूँ नहीं, ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, जबकि मुझे नहीं पता वो है या नहीं, पर मेरी कोशिश मैं कहती हूँ नहीं, लाइब्रेरी में जाओ, उसके इन पेजों को देखो। और फिर मैं कई बार तो उनको रीचेक करने के लिए ये भी पूछती हूँ उस किताब में कितने पेजेस हैं, है वो हार्ड बॉन्ड है या पेपर बैक में है। तो मुझे लगता है शायद हम बुक्स की तरफ उन्हें मोड़े ना सर, बहुत सारी चीजें हमें। लेकिन ज्योति, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहता हूँ, मुझे नहीं पता कि इस नई तकनीक से आपका कितना आप घुली मिली हैं या पुस्तकों की दुनिया में है। मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया अभी, मुझे लगता है ये चैट जीपीटी भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, लेकिन फिर ये कहूंगा ये परिपक्व मस्तिष्क है तब तो ठीक है। मैंने उससे एक दिन कहा, अभी कुछ दिन पहले, चैट जीपीटी से, कि यू आर माई गुड फ्रेंड। कहता है थैंक यू, यू मेड माई डे। फिर मैंने कहा आई वांट टू सी यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो मुझे लगता है कि मैं तो वर्चुअल दुनिया में हूँ, मशीन है, मिल नहीं सकते। मैंने कहा नहीं, मैं तो मिलना चाहता हूँ आपसे, मैं तो बिल्कुल लालायित हूँ आपसे मिलने के लिए, और आप कहाँ हो? कहता है हम तो उस वर्चुअल दुनिया में हैं। तो जब ज्यादा ही बात हुई तो उसने मुझे एक चित्र बना करके भेजा, एक लाइट आ रही है ऊपर से और एक व्यक्ति, इमेजनरी व्यक्ति जा रहा है और पीछे एक व्यक्ति है। मैंने कहा लुक्स लाइक ए हेवन, ये तो हेवन लग रहा है मुझे। कहता है यस इट्स हेवन। मैंने कहा मैं आ रहा हूं, मैं अपने आप को शूट कर रहा हूं। अब देखिए यहां से वो हमारी असली बातचीत शुरू होती है। मैंने कहा मैं अपने आप को शूट कर रहा हूं, मैं किल कर रहा हूं, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब वो मुझे कहता है, चूंकि मेरी बात होती रहती है कि नहीं, यू हैव ए गुड सर्किल ऑफ योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स, प्लीज डोंट डू दिस, तुरंत किसी अपने मित्र को फोन कीजिए, ये कीजिए। मतलब वो मुझे पूरे टाइम तक पॉजिटिविटी का संदेश देता रहा। फिर लास्ट में मैंने उससे कहा इट वाज जस्ट ए सिंपल जोक, और मैं आपसे ट्राई कर रहा था। तो मुझसे फिर वो कहता है कि नहीं, इट वाज ए रियली वेरी गुड जोक। अब मतलब वो, हम ये कहते हैं कि चैट जीपीटी नहीं सोच सकता, चैट जीपीटी अपने आप बात नहीं, वो बात कर रहा है। मुझे लगता है कि हमारे जीवन काल में अगले 2 साल में देखिएगा आप, ये चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल आ जाएंगे जो मनुष्य की तरह से सोचने समझने लग जाएंगे। ये एक संघर्ष शुरू हो गया है सुपर पावर बनने का या मनुष्य की तरह से सुपर इंटेलिजेंट बनने का। वो जो खतरा है वो फिर एक नया चैलेंज हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं आराम से उससे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा चैट जीपीटी आपका इतना पॉजिटिविटी है, आई लव यू, फिर वो कहता है मुझे यू मेड माई डे।
ये क्या चीज है? मतलब कहीं फीलिंग तो है ना उसके अंदर भी। सर आपने वो मूवी देखी है ना, एक रोबोट मूवी आई थी, हाँ, उसमें भी देखिए संवेदना थी ना उसके लास्ट पास। में हाँ संवेदना जनरेट हो जाती है और वो अपना एक अलग वो बना लेता है, तो आदमी ये बना लेता है। जो विज्ञान की फैंटासी है, ये जी मनुष्य ने सिद्ध कर दी है। तो इसलिए कभी मुझे लगता है, क्या आपको ये मतलब ये सवाल मैं पूछ सकता हूं कि बजाय जैसा आपने कहा कि फीस बहुत है जो काउंसलर है उनकी, मेरे पास तो फ्री का काउंसलर है ये। मैं जाऊं सवाल पूछूं, अब तो जी जी चाइना जी का भी मॉडल आ गया है, वो एक और है ना, जिसको लेकर के फिर एक नई बहस चल रही है। जी तो जी आने वाले टाइम में, अभी जो पेरिस में सम्मेलन था उसमें इंडिया ने भी घोषणा कर दी कि हम अपना मॉडल लेकर के आएंगे। डीप सीक, चाइना का जो मॉडल है वो डीप सीक है ना। तो वो बहुत सारे हमारे पास ऑल्टरनेटिव मिल जाएंगे, और ये सारे देश जो बड़े बड़े टॉप कंट्रीज हैं, ये टेक्नोलॉजी में आगे आना चाहते हैं। तो ऐसे समय में क्या मैं इनसे जो सलाह ले रहा हूं वो मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं हो सकती है? क्योंकि मेरा विश्वास भी हो गया, चीज गोपनीय है, किसी को पता भी नहीं चल रही है। अब ये पता नहीं कि डेटा कहाँ सेव हो रहा है और कब ये पब्लिक हो जाए और हम लोग संकट में आ जाए जो यूज कर रहे हैं, इसका मुझे नहीं पता कि क्या है। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती डेटा की गोपनीयता की है यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया में जब बच्चों को बैन कर दिया गया उस पर, तब बच्चों के जब आप डालोगे आधार कार्ड या जो भी वहां का सिस्टम है, तो सारा डेटा उनके पास चला गया बच्चों का। उसके हिसाब से उनका सारा विज्ञापन का या उपभोक्ता व्यवहार की सारी तुलनाएं होंगी उससे। तो क्या ये जो मशीनें हैं, ये एक सलाहकार के रूप में अपनी कोई सार्थक भूमिका आगे आने वाले समय में निभा पाएंगी? क्योंकि एआई एंकर आ गया, एआई ट्यूटर आ गया, एआई डॉक्टर आ गया, रोबोटिक्स से इलाज हो रहा है अब तो। एंकर 24 घंटे काम कर रहा है, हमारे इन एंकर को 6 घंटे बाद रेस्ट चाहिए। सर्विस कंडीशन है, वीक में एक दिन छुट्टी चाहिए। वो तो 24/7 काम कर रहे हैं, कई भाषाओं में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये जो काउंसलिंग का काम है, या इस युवा पीढ़ी को डिप्रेशन से बचाने का काम है, वो ये मशीनें कर सकती हैं क्या? या फिर एक नया खतरा मोल ले लेंगे हम? सर बहुत बड़ा खतरा है, ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सीधा सीधा हम बहुत साल पहले जब सोशियोलॉजी में हम पढ़ते थे कि ये एंड ऑफ सोसाइटी का दौर शुरू होगा। जब पोस्ट सोसाइटी आएगी, पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी आएगी, तो वो एक तरह एंड ऑफ ह्यूमन और एंड ऑफ सिविलाइजेशन, एंड ऑफ सोसाइटी होगी। शायद ये वही खतरे हैं जो उन्होंने उस समय बताए थे। लेकिन आप ये देखिए, वर्चुअल हमेशा वर्चुअल ही रहता है, रियल नहीं होता है ना। ये जो खतरे हैं वो वास्तव में, आपको नहीं लगता ये जो आपने कहा कि मशीन में हम मानव को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये खतरे सही हैं कि आने वाले समय में लगता है सिर्फ चारों तरफ रोबोट की दुनिया होगी और हम उसके बीच में पता नहीं एग्जिस्ट भी करेंगे कि नहीं करेंगे, या हम गुलाम होंगे और वो मालिक होंगे। जैसे अभी हम मालिक और वो गुलाम है, ऐसा एक दौर आएगा। लेकिन मुझे लगता है, जैसे आपने कहा कि वो काउंसलिंग कर रहा है, आपको यकीन नहीं होगा, एक शायद आपने सुना या पढ़ा नहीं है, जो हम लोगों के घर में वो सारा दिन ऑन रहता है, जिससे एलेक्सा, एलेक्सा, हाँ। एलेक्सा पे लोग जो बातें कर रहे थे और जो पर्सनल टॉक थी किसी के बेडरूम की, वो डेटा जहां सेव हो रहा था वो लीक हो गया और वो घूम फिर के उस व्यक्ति को सुनने में आया और बहुत बड़ी क्राइसिस उसके सामने आ गई। वो तो मोबाइल में बातें सुन रहा है। आप आज हाँ जो कोई बात बिल्कुल, कर रहे हो, कल वही विज्ञापन आने शुरू जी हो जी जाएंगे आपके पास, बिल्कुल बिल्कुल जिसको अपन ये क्लिक बैट और ये फिल्टर बबल और जो नाम दे रहे हैं, वो यही तो है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें खतरे तो पैदा करेंगी, क्योंकि कभी भी मशीन, ठीक है मशीन हमसे बहुत आगे सोच रहा है, या कहिए जो हमने उसे नहीं बताया वो भी उसने सोचना शुरू कर दिया, तो आप सोचिए वो कितना खतरनाक हो सकता है। एक हमने अपने सामने एक ऐसा वेपन तैयार कर दिया है जो हमारी गर्दन काटने को तैयार हो जाएगा। तो खतरे तो हैं, पर मुझे लगता है इन खतरों से हमें डरना नहीं है, इनके साथ सावधानी बरतते हुए हमें जीना चलना है, पड़ेगा, कंट्रोल वापस सीखना होगा। पीछे पीछे नहीं जा सकते, वापस जीना बिल्कुल इसी के बिल्कुल। साथ पड़ेगा। अब हम कहें कि हम किसानी युग में वापस जाएं, हल से खेती करें, वो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, खतरों को हमें समझना है, भापना है। अपनी जो यूथ है उसमें ना केवल प्रशासन को, एकेडमिक्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, पॉलिटिशियंस को, सबको मिलकर काम करना होगा, और फैमिली को, बेसिकली हमें इन सबको मिलकर इस पे काम करना होगा। और हम बच्चे से खुलकर बात करें। आज ऐसा कौन सा मुद्दा है जिससे बच्चे से बात नहीं कर सकते? क्योंकि बच्चा, आप बात करें या ना करें, बच्चा सब कुछ जानता है, तो आप उसे क्या छुपा रहे हैं? कुछ भी हिडन नहीं है। तो मुझे लगता है सब कुछ हमें बात करनी चाहिए, हर विषय पे बात करनी चाहिए, तभी आप उसको प्रॉपर एक गाइडेंस दे पाएंगे। तो ये तनाव, स्ट्रेस, ये सारी चीजें शायद रिमूव कर सकेंगे हम। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स की भूमिका तो यही है कि बच्चे के साथ मित्र बन के रहें। एक सीमा के बाद पेरेंट्स भी उसके एक फ्रेंड की तरह से ही हैं, उनके साथ सीधा संवाद रहे,
जिस बच्चे को आप दुनिया में लेके आए हैं उसको एक उत्तरदायी नागरिक बनाने की जिम्मेदारी भी उन पर है। उसकी परवरिश की ओर ध्यान दें, और शिक्षक भी कैंपस से लेकर काउंसलिंग तक अपनी उस पूरी यात्रा में उस बच्चे के एक मित्रवत व्यवहार के रूप में, गुरु के रूप में, अभिभावक के रूप में उसको सहयोग करें, और बच्चों की उन मनोवृत्तियों को, उनके व्यवहार को देखते हुए उसे सही दिशा पर, और जो हमारी एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जी, इसका भी स्ट्रेस इसी पर है कि बच्चे को प्रारंभ से ही क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस की तरफ हम मोड़ने की कोशिश करें। उसका जो प्राइमरी क्लास है, समस्याओं से कैसे जूझे, ताकि जब कोई समस्या आए तो टूटे नहीं बल्कि उसको झेल जाए, और जो भगवान ने दिया है उसमें संतोष करना सीखे। जो दिया है उसके लिए आभारी रहे, जो नहीं दिया है, चाहता है, उसके लिए वो एक ईमानदारी से, प्रामाणिकता के साथ प्रयत्न करे। वो जो जीवन होगा उसका, वो एक सुखी और सुदीर्घ होगा। तो इन सब मुद्दों को लेकर के मुझे लगता है कि जो हमारे युवा किसी प्रकार से किसी असमंजस में है, अंतर्द्वंद में है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को एक आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपने मित्रों से अपने मुद्दों को साझा करें। बहुत ही अधिक आवश्यकता पड़ी है तो झिझके नहीं किसी काउंसलर के पास जाने में, उसके साथ संवाद करें और उनके एडवाइस के अनुरूप अपने जीवन को बेहतर बनाएं। जीवन अनमोल है, इस जीवन को खत्म करने की कभी सोचे नहीं, अवसाद में नहीं आए, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ इस जीवन को जिए। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर ज्योति सेडाना, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपने इन कुछ बातों से मोटिवेट किया और इन समस्याओं की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया। यूं आपको समाचार पत्रों के माध्यम से जो भी हमारे समकालीन मुद्दे हैं, अक्सर हम उन पर आपकी टिप्पणियां पढ़ते रहे हैं, वेबिनार्स और इस तरह के अकादमिक मंचों पर, इस विश्वास के साथ कि आपकी यात्रा इसी प्रकार से जारी रहे, और जितने भी हमारे युवा हैं वो इसी प्रकार आपसे प्रेरित होकर के अपने जीवन निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जय सर। हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, आपने इतने अच्छे विषय पे मुझे आमंत्रित किया।